नमस्कार प्रिय बच्चों। आज मैं जिस विषय पर आप लोगों से बात करने वाला हूँ वह है जगदीश चंद्र माथुर की द्वारा लिखा गया निबंध ओ सदा नीरा। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, मैं जो है किसी भी टॉपिक को कई टुकड़ों में बांट कर पढ़ाता हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो। तो यह ओ सदा नीरा भी इसे मैंने 4-5 खंडों में बांटा है। पहला है लेखक परिचय, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। लेखक परिचय इसलिए क्योंकि आपको परीक्षा में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है उसमें लेखक के बारे में भी पूछा जाता है। दूसरा जो मैं बताता हूँ वह है सारांश, या तो कहानी हो, निबंध हो, उसका सारांश मैं बतलाता हूँ जिससे कि वो आपके दिमाग में बैठा रहे और सवाल कहीं से भी पूछा जाए तो आप लिख सको। तीसरा मैं करता हूँ कि उस पाठ का मैं विवेचन करता हूँ, उसका जो है उसकी चीर फाड़ करता हूँ, उसके बारे में बतलाने का आपको प्रयास करता हूँ, क्रिटिकल एप्रिसिएशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और अंत में करवाता हूँ मैं प्रश्नोत्तर। तो पिछले वीडियो में जो है ओ सदा नीरा के जो लेखक हैं, इस निबंध के जो लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर, उसके विषय में बतला चुका हूँ। और इस वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर का, इस निबंध का सारांश देखेंगे। यह निबंध काफ़ी लंबा है और थोड़ा सा जटिल है, तो इसलिए इसके सारांश को थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पढ़कर समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है। सारांश को आप सुन लेंगे तो आपको बहुत कुछ जो है, आधा से ज़्यादा सवाल जो है आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ओ सदा नीरा निबंध का सारांश। ये जो है जगदीश चंद्र माथुर के बोलते क्षण उनका निबंध संग्रह, उससे लिया गया है। और इसमें क्या है, एक नदी है गंडक नदी। गंडक नदी को आधार बनाकर यह निबंध लिखा गया है। गंडक नदी जहाँ जहाँ से बहती है वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, भूगोल, लोग इत्यादि का वर्णन इसमें किया गया है, लेकिन मुख्य आधार जो है वो गंडक नदी ही है। शुरुआत निबंध की होती है कि यह जो नदी है, वर्तमान में गंडक नदी, वो कभी सूख जाती है, कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है। लेखक कहता है कि या तो कभी सूखी रहती है या बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है। इसकी जो पानी है वो उच्च श्रृंखल रहता है, वो बंधन से हीन है। और इसके पीछे लेखक कारणों की पड़ताल करता है। तो पाता क्या है कि इस गंडक नदी के तट पर कभी जो है काफ़ी घने घने जंगल हुआ करते थे। उन जंगल के जो पेड़ थे, पेड़ की जड़ों से पानी टकरा कर धीमे धीमे बहता था, नियंत्रित होकर बहता था। ये घने जंगल जो हैं इसके कूल कछारों को, किनारों को नियंत्रित रखा करते थे। लेकिन क्या है अब कि वो घने जंगल कट चुके हैं। और इस घने जंगल के कटने की प्रक्रिया की वो जो वर्णन करता है, वो कहता है कि मध्यकाल में क्या हुआ कि कर्नाट वंश का शासन था। कर्नाट वंश का राजा जो था इन्हीं जंगलों के बीच अपना महल बना कर रहता था और उसको लगता था कि मैं निरापद हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, यहाँ पर कौन आएगा। लेकिन मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांता आए, उसका जो सुल्तान है वह उतरा और उसने तलवार से टहनी पर वार किया, पेड़ की टहनी पर। उसके एक वार करने के बाद ही जो उसकी सेना थी वो पूरा का पूरा जंगल को तहस नहस कर दी। और यहाँ से जो है जंगलों के तहस नहस होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो निबंध की शुरुआत कहाँ से होती है? गंडक नदी के उच्च श्रृंखल हो जाने से, बाढ़ के आने से। और उसका कारण बतलाता है जंगलों का नाश होना। जंगलों का नाश होने के पीछे कारण क्या था? आक्रांता ने पूरा का पूरा जंगल तबाह कर दिया। उसके बाद वो बात करता है, इसमें लेखक जो है बात करता है, भूगोल का हो गया। अब वहाँ के लोगों के विषय में वह बात करता है कि यहाँ जो लोग हैं, लेखक का मानना है कि यहाँ दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो जो पहले गंडक नदी के तट पर जो है पश्चिमी चंपारण इत्यादि में जहाँ बहती है, एक तो वहाँ पहले से लोग रह रहे थे। दूसरा जो नवीन किस्म के लोग आए, बाहर से जो लोग आए, नवीन किस्म के जो लोग आए वो 4 तरह के लोग थे। लेखक के अनुसार 4 तरह के लोग थे। पहला तो थारू जनजाति के लोग जो थार प्रदेश से स्वयं को जुड़ा हुआ मानते हैं। दूसरा धांगड़ और तीसरा भुइयाँ। धांगड़ लोग जो हैं छोटा नागपुर के पठार से लाए गए, भुइयाँ लोग जो हैं गया से लाए गए। इन दोनों को लाया गया था वहाँ पर नील की खेती करने के लिए। उसके बाद जो है बंगाल, लेखक कहता है कि हाल फिलहाल में 10-15 सालों से बंगाली, पूर्वी बंगाल के लोग भी जो हैं यहाँ पर आने लगे हैं। यह लेख जब लिखा गया था उसका टाइम पीरियड देखिए, तो बांग्लादेश जब उस समय नहीं बना होगा, ये बना भी होगा तो उसके शरणार्थी भारत में घुसते रहते थे। तो वही पूर्वी बंगाल के जो हैं शरणार्थी यहाँ पर आते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोगों का, भूगोल के बाद क्या है, लोग का वर्णन करता है और बोलता है कि 4 प्रकार के लोग आए। 2 प्रकार के लोग, एक पहले से रह रहे थे, दूसरा बाहर से जो लोग आए। बाहर से जो लोग आए वो 4 तरह के थे। फिर इनकी संस्कृति के बारे में वर्णन करता है और इनकी संस्कृति का वर्णन करते हुए कहता है, पहले थारुओं के विषय में बात करता है वो,
और थारुओं के विषय में बात करते हुए कहता है, उसकी संस्कृति के बारे में, उसकी कलात्मकता के बारे में बात करता है और वो 3 चीज़ें बतलाता है कि उनमें जो है एक विशिष्ट किस्म की सुरुचि संपन्नता है। वो ध्यान रखने वाला पात्र में भी दिखलाई देता है, वह जो दीपक बनाते हैं वो दीपक में भी दिखलाई देता है, और सबसे अधिक कहाँ दिखलाई देता है ये बतलाता है, लेखक बतलाता है कि जो नवविवाहिता स्त्री होती है, यानी जिसका नया नया शादी किसी पुरुष का होता है, वो खेत में काम कर रहा होता है, तो उसके लिए जब पत्नी जो है पहली बार जो है खाना लेके जाती है, तो क्या है, सर पर आप गाँव में देखते होंगे, खाना लेकर गाँव में सर पे रख के जाती हैं महिलाएं खाना। तो उसको जो रख के जो लेकर जाती है, तो उसमें कई सारा जो मणि वगैरह लटकाया जाता है, और उससे जो आवाज़ उत्पन्न होती है वह एक विशिष्ट किस्म की है जो मोहक छवि पैदा करती है। यानी नवविवाहिता स्त्री, पत्नी जो है अपने पति के लिए जो खाना लेकर जाती है, तो आसपास के लोग उसे देखने लगते हैं। एक ऐसी विशिष्ट मधुर ध्वनि, कई सारी चीज़ें उलट वगैरह बनाए रहती हैं, तो उससे ध्वनि निकलती है। तो यहाँ भी थारुओं की कलात्मकता दिखाई देती है। पर उसने लोगों के विषय में बतलाया, अब उसकी संस्कृति की चर्चा कर रहा है। धांगड़ों के विषय में उसका कहना है कि स्त्री और पुरुष जो हैं, धांगड़ की विशेषता है नृत्य, और स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ नृत्य करते हैं, और उनमें इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक खुलापन है। वैसे भी जो है आदिवासी संस्कृति में स्त्री पुरुष को लगभग बराबर का दर्जा है, काफ़ी खुलापन वहाँ पर होता है। कई जगह होता है, कई आदिवासी संस्कृति में होता है कि पुरुष ही शादी के बाद अपनी औरत के यहाँ रहने के लिए, पत्नी के यहाँ रहने के लिए आता है, तो वो समानता के आधार पर कहीं ना कहीं है। तो ये धांगड़ जो हैं, स्त्री और पुरुष साथ साथ नृत्य करते, हाथ में हाथ डाले, पुरुष जो है वो हाथ में रुमाल जो है, दाहिने हाथ में रुमाल बांध के हिलाते रहते हैं डांस करते हुए, काफ़ी बड़ा देखने में मज़ा आता होगा। तो ये लेखक के अनुसार जो है वो नेपाली प्रभाव है, नेपाल में ऐसा किया जाता है। तो धांगड़ों की संस्कृति नृत्य, स्त्री पुरुष साथ में। उसके बाद वह बंगाल के जो लोग आए हैं हाल फिलहाल के शरणार्थी पूर्वी बंगाल से, उनके विषय में बतलाता है कि हाल फिलहाल से ये लोग आए हुए हैं, और क्या है कि ये जो गाना गाते हैं, रविंद्र गान या जो भी है गाना गाते हैं, बंगाली संगीत, वो बड़ा ही मार्मिक होता है, बड़ा ही मनोहर होता है। तो इस प्रकार से उनकी संस्कृति का वर्णन करता है। इसके तुरंत बाद जो है लेखक कहाँ चला जाता है, इतिहास के पन्नों में चला जाता है, अतीत के पन्नों में चला जाता है, इस क्षेत्र के, चंपारण के, ठीक है, अतीत के पन्नों में चला जाता है। और वो कहता है कि यहाँ पर जो है बेतिया राज था। बेतिया राज से क्या है, अंग्रेज़ों ने है कि उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, उनसे कहा कि हाँ भाई ठीक है, हमको दे दीजिए पट्टे पर, या जिस तरह से ले लिया, और वो शोषण करने लगे। अंग्रेज़ों के शोषण का वर्णन है, और अंग्रेज़ जो शोषण करते थे वो 2 तरह से करते थे, एक 3 कठिया पद्धति के माध्यम से, और दूसरा जो है अपने व्यवहार के माध्यम से शोषण करते थे, जिसका लेखक वर्णन कर रहा है। 3 कठिया पद्धति में होता यह था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा किसान को जो है क्या करना होता था कि नील की खेती करनी होती थी। 20 कट्ठे में 3 कट्ठा अनिवार्यतम रूप से किसान को नील की खेती करनी होती थी। उस समय जो है कृत्रिम रंग थे नहीं, हालांकि बाद में जर्मन के लोगों ने कृत्रिम रंग बनाया और चुटकी में जो है नील का महत्व खत्म हो गया, लेकिन जब तक नील था वही रंग का माध्यम था, और उसकी बहुत ज़्यादा मांग थी, बहुत कीमती था। तो आप कहेंगे कि किसानों के भले में अंग्रेज करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तो उनसे जबरन खेती करवाया जाता था, और उसका लाभ जो है, मुनाफा है, उन तक नहीं पहुँचता था। उनका लाभ, उसका मुनाफा किसानों तक नहीं पहुंचता था, और ऐसा माना जाता था कि नील की खेती करने से ज़मीन जो है वो बंजर होती जाती है। तो किसानों पे दोहरा मार था, नील की खेती के माध्यम से उनका शोषण करते थे, और दूसरा जो है अंग्रेज अपने व्यवहार के माध्यम से शोषण करते थे। वो किसानों से क्या वसूलते थे, नजराना वसूला करते थे। ठीक है, किसी अंग्रेज के यहाँ शादी ब्याह हुआ हो या हो तो क्या है, किसान को नजराना लेके आना है, कि अगर किसान के यहाँ शादी ब्याह हो तब भी किसान को नजराना अंग्रेज साहब को पहुँचाना है। स्थिति यह थी कि अंग्रेजों की सवारी जिस रास्ते से चलती थी उस पर आम रैयत चल नहीं सकता था। मान लिया कोई अंग्रेज हैं, बड़े साहब हैं, वो हाथी खरीद रहे हैं, तो उस हाथी को खरीदने के लिए चंदा आम लोगों से इकट्ठा किया जाता था। तो अंग्रेजों के शोषण का वर्णन है, और इसी क्रम में एक ऐमन नाम के अंग्रेज का वर्णन किया गया है, जिसमें ऐमन साहब उसको कहा गया है। उसका क्या है कि वो गरीबों की झोपड़ियों को जब मन तब वैसा ही जला देता था। दुष्ट बच्चे होते नहीं हैं छोटे वाले, कि बिना मतलब के चुट्टी काट के भाग गए, पीट के भाग गए। यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके मन में होगा कि झोपड़ी जलाने से उसको क्या मिलता था, तो दुष्ट बच्चे को क्या मिलता है, कुछ नहीं। तो ऐमन जो था उसकी दुष्टता जो है बचपना गया नहीं था, बड़ा हुआ और फिर भी दुष्टता करता था। उसको लोगों को सताने में आनंद मिलता था, किसी को ऐसे ही पिटवा देता था, किसी का झोपड़ी जलवा दिया,
और पैसा वगैरह वसूलता था। रैयत बीमार है फिर भी उस पर जो है क्या नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार से वो शोषण करते थे। यहाँ पर एक बात बतला दूँ, और इसका वर्णन किया गया है पूरा विस्तार से इस निबंध में किया गया है। एक बात यहाँ पर मैं बतला दूँ कि नील, जब कृत्रिम नील रंग की खोज जर्मनी में की गई तो क्या हुआ कि ये नील जो खेती है बेकार हो गया। तो इन कृषकों को जो है उनकी ज़मीन भी जो है काफ़ी पैसा लेकर छोड़ा गया, उन्हीं का ज़मीन, ठीक है। लेकिन कहा गया कि ठीक है, तुम अब हमको बहुत पैसा दोगे तभी ये ज़मीन पर अधिकार तुमको वापस मिलेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों को अब नील की खेती से कोई फ़ायदा था नहीं। तो इस तरह से वो शोषण करते थे। आगे लेखक वर्णन करता है गांधी जी के वहाँ आगमन का। अंग्रेज़ शोषण कर रहे हैं, ठीक है, ऐमन जैसे लोग अंग्रेज़ हैं जो शोषण कर रहे हैं। गांधी जी को 1916 में लखनऊ अधिवेशन में यह बात जो है वहीं के एक किसान जो है राजकुमार शुक्ल पहुंचाते हैं कि देखिए बड़ा शोषण हो रहा है। गांधी जी कहते हैं ना ऐसे हम नहीं मानेंगे, हम जाके देखेंगे। देखिए लेखक यहाँ यह भी कहता है कि वर्तमान समय में पत्रकार लोग हैं ऐसे ही आरोप लगा देते हैं, किसी पर कोई आरोप लगा देते हैं बिना जाँच पड़ताल के। लेकिन उस समय जो है गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज शोषक हैं, फिर भी उन्होंने कहा हम अपनी आँख से देखेंगे तब मानेंगे। 1917 में इस क्षेत्र में आए, उन्होंने दौरा किया, किसानों से, सैकड़ों किसानों से उन्होंने बात किया। जब वो भी आए थे, हाथी वाथी पर चल रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने जो है उनको भी रोका था, टोका टोकी की थी। यहाँ के जो कलेक्टर थे, आप चंपारण सत्याग्रह इतिहास में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनको कहा गया था कि भागिए यहाँ से, ठीक है। उन पर आरोप लगा दिया गया था, मुकदमा कर दिया गया था। लेकिन गांधी जी इन सबसे डरे नहीं और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप लोग बहुत शोषण किए हैं, पैसा वापस कीजिए। और गांधी जी के सत्याग्रह का परिणाम था कि 1/4 जो है किसानों को उनके, गांधी जी ने जो बोला था उसका 1/4 उनको, किसानों को पेनाल्टी के रूप में वापस किया गया था। तो गांधी जी वहाँ पर आए और उसका वर्णन किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि उन्होंने माना, गांधी जी का मानना था कि आर्थिक के साथ साथ जो है और किस्म का स्वराज भी हमको चाहिए। तो इसके लिए क्या किया कि उन्होंने वहाँ पर स्कूल की स्थापना की। तो उन स्कूलों की स्थापना का वर्णन इसमें लेखक ने किया है कि कैसे उन्होंने स्कूलों को स्थापित, सिर्फ ऐसा नहीं कि आए स्कूल बनाए और भाग गए, नहीं, वो स्कूल यहाँ पर आए, उन्होंने खोला और अपने लोगों को वो लेकर आए। इसमें एक व्यक्ति का नाम है, नाम अभी मुझे ध्यान से उतर रहा है, वो यहाँ पर 1 साल तक रहे और तब तक रहे जब तक कि अंग्रेज उनको ज़बरदस्ती एकदम से यहाँ से भगा ही नहीं दिए, ताकि उन स्कूलों का सही से सुचारू रूप से परिचालन किया जा सके। और यहीं पे जो गांधी जी ने स्कूल खोला था, यहीं पर गांधी जी का जो है शिक्षा को लेकर उनके विचार सामने नज़र आते हैं। गांधी जी का मानना था कि ये जो स्कूल हैं, ये विद्यालय हैं, अपने आप में जो है एक नए कोई विशिष्ट पाठ्यक्रम का ये अनुपालन नहीं करते हैं। कोई टाइम एकदम ये नहीं दिया गया है कि आपको वो सदा नीरा निबंध पढ़ना है, इस तरह से कोई विशिष्ट पाठ्यक्रम वहाँ नहीं है। और गांधी जी का मानना था कि वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है बच्चों के चारित्रिक उत्थान में सहायक नहीं है। इसलिए उनका जोर था कि बच्चों का चरित्र मजबूत हो, ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए। और इसके लिए गांधी जी का मानना था कि हमारे जो बच्चे हैं विद्यालय के, समाज के वैसे लोगों से मिले, वैसे स्त्रियों पुरुष से मिले जो चारित्रिक रूप से मजबूत हो, उन्नत हो, ऊंचे हों, ताकि उनका चरित्र मजबूत हो। अब जो व्यावसायिक शिक्षा लेना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था की गई थी। तो गांधी जी ने स्कूल खोला और अपने शिक्षा संबंधी विचार रखे। साथ ही साथ जो है अपना एक व्यक्ति भी वो रख के गए जो 1 साल तक उस स्कूलों को सुचारू रूप से, मतलब उसको स्थापित करके ही गए। और उससे लेखक जो है आगे चल के मिलता भी है। तो इसका वर्णन किया गया है। फिर लेखक वर्णन आगे करता है कि चंपारण सत्याग्रह के क्रम में गांधी जी जहाँ जहाँ गए थे वहाँ वहाँ लेखक को भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ जो वो व्यक्ति थे जो 1917 में गांधी जी के साथ आए थे, उनसे भी लेखक मिलता है। यहाँ पर लेखक एक और बात का जिक्र करता है कि अंग्रेज़ों ने जो है दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार को जोड़ने, देखिए कि बीच में बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा नदी ही है, तो इस सब पर पुल नहीं बनाया था, यह सोच के कि दक्षिण बिहार में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत ज़्यादा विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी थी। तो वो क्रांति के जो विचार हैं, पुल बनने से दक्षिण बिहार से भी उत्तर बिहार में आ जाएगा, इसको ऐसा अंग्रेज़ों का सोचना था। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने नदियों पर पुल तक नहीं बनाए थे। इसका वर्णन किया गया है। लेखक फिर उन स्थानों पर जाता है जहाँ जहाँ पर कि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के क्रम में गए थे। उसके बाद लेखक सीधे आ जाता है गंडक नदी जो है, गंडक नदी के तट पर विकसित, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा आप लोग डीपली पढ़िएगा। लेखक का ऐसा कहना है कि जो गंडक नदी है, और सही कहना है, उसके तट पर कई सारे बौद्ध स्तूप इत्यादि विकसित हुए थे। लौरिया नंदनगढ़ का जिक्र करता है वो,
और वो समय कहता है कि काल के गाल में वो सब समाप्त हो गए। अगर आज वो होते तो वह इलाका जो है, यह नदी भी है गंडक नदी, क्या गंगा के समान जो है यह पूज्य नहीं होती, उसका भी उतना ही महत्व होता। तो लेखक जो है उन बौद्ध स्थलों का वर्णन करता है जो कि उसमें अधिकांश सब समाप्त हो गए हैं। लौरिया, नंदनगढ़ और इन सब पर जो उपदेश खुदा हुआ है उसका वर्णन करता है। पशुवध की मनाही इत्यादि जो है उसका वर्णन करता है। इसके अतिरिक्त गंडक नदी के तट पर जो है कई सारे जो ऐतिहासिक स्थल विकसित हुए थे उसका वो वर्णन करता है। सिर्फ बौद्ध ही स्थल नहीं विकसित हुए थे, उसके अलावा जो है हिंदू धर्म से जुड़े हुए भी स्थल विकसित हुए थे, वो उसका वर्णन करता है। ये वाला जो एक पूरा लगभग 1 पेज का है, इसको आप लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बस आनंद करने के लिए, जानने के लिए कि गंडक नदी के तट पर जो है क्या क्या विकसित हुआ। लेखक उसके बाद जो है उस क्षेत्र के भूगोल का, फिर पहले जो भूगोल का वर्णन किया, फिर जो है वहाँ की एक विशिष्टता का वर्णन करता है। और वह विशिष्टता क्या है? चौर और मन। चौर और मन का वर्णन करता है। ये 2 प्रकार के तालाब हैं, लेखक वर्णन करता है चौर का और मन का। चौर जो होता था उथला तालाब होता था, यानी कम गहरा तालाब होता था। मन होता था विशाल, बहुत बड़ा तालाब होता था और बहुत गहरा तालाब होता था। वो इस क्षेत्र की, जिधर ये गंडक बहती है चंपारण साइड में, उस क्षेत्र की विशेषता है। चौर और मन इसका वर्णन करता है। ऐसा ही एक चौर है, इसका नाम है सरैया ताल, उसका भी लेखक जो है वर्णन कर रहा है। सरैया ताल के बारे में कहा जाता है कि उसका जो पानी है औषधीय गुण से संपन्न है, मतलब कि उसका पानी पीने से बहुत सारा बीमारी ठीक हो जाता है। अभी आप राजगीर का जो झरना है, हॉट वाला, गर्म वाटर वाला, गर्म कुंड है, उसके पानी के लेकर भी कहा जाता है कि पीने से बहुत सारी बीमारी, नहाने से बहुत सारी बीमारी दूर होती है। तो हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें गंधक पाया जाता है जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, तो वैसे ही इसका भी जो है साइंटिफिक कारण लेखक खोजता है कि उस पानी में दूर दूर से लोग पानी वो लेने आते हैं, उस तालाब का, ताल का। तो क्यों है उसमें ऐसी विशेषता? तो लेखक कहता है कि उस ताल के चारों ओर क्या है? जामुन, बहुत विशाल ताल है, उसके चारों ओर जामुन का पेड़ है। और जामुन जो है टूट टूट के उस पेड़ में गिरता है और उसके पानी को है औषधीय स्वरूप प्रदान करता है। हम लोग जानते हैं कि जामुन में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि शरीर को लाभ पहुंचाने वाली चीज़ें, तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व। तो लेखक का मानना है कि वो टूट टूट के गिरता है, पानी में मिल जाता है और वही पोषक तत्व उसको बढ़ाता है, उसके पानी से फिर बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ऐसा लेखक का मानना है। फिर लेखक इसी क्षेत्र में जो भैंसा लोटन पर जो इंजीनियरिंग का जो पुल बना है उसका वर्णन करता है और अंत में लेखक वो सदा नीरा इत्यादि कहते हुए इस पाठ का समापन कर देता है। तो यह था इस पाठ का सारांश, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि पहले वो वर्णन करता है गंडक नदी जहाँ जहाँ जा रही है, गंडक नदी के भूगोल का, क्यों अब बाढ़ आ रहा है। फिर बताता है कि जंगल कट गए हैं। फिर वो वहाँ के लोगों के बारे में बतलाता है। लोग 2 तरह के हैं, एक पुराने एक नए। नए वाले 4 तरह के हैं और 4 ये हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था, भुइयाँ हैं, धांगड़ हैं, इन सब का वो वर्णन करता है। फिर वो उनकी संस्कृति का वर्णन करता है। फिर वो चला जाता है कहाँ पे? 1917 के चंपारण सत्याग्रह में चला जाता है, बतलाता है अंग्रेज कैसे शोषण करते हैं। फिर गांधी जी कैसे आते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन करते हैं, साथ ही साथ स्कूल खोलते हैं। स्कूलों के विषय में, शिक्षा के विषय में गांधी जी के क्या विचार हैं उसका वर्णन करता है। उसके बाद बतलाता है कि उसको सौभाग्य मिला था कि वह भी गांधी जी के जहाँ जहाँ चंपारण सत्याग्रह के क्रम में गए थे वो भी गया लेखक। उसके बाद उस क्षेत्र के क्या है, गंडक नदी के तट पर विकसित जो है बहुत सारे बौद्ध स्तूप इत्यादि जो हैं उसका वर्णन करता है। लौरिया, नंदनगढ़ इत्यादि का वर्णन करता है। उसके उपदेशों का वर्णन करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो विकसित हुए थे, दंडी आश्रम इत्यादि, उसका वो वर्णन करता है। और अंत में है उस क्षेत्र की विशेषता चौर और मन का वर्णन करता है। ठीक है, उसमें बतलाता है कि चौर है और मन है। चौर जो होता है उथला तालाब होता है, यानी कम गहरा तालाब। मन बहुत बड़ा बड़ा तालाब और बहुत गहरा तालाब होता है। ऐसा ही एक ताल का वर्णन करता है, सरैया ताल का, उसकी पानी के गुणों का वर्णन करता है। फिर उस पर पुल बनने का वर्णन करता है उस नदी पर, भैंसा लोटन में। और इस प्रकार से ये पाठ समाप्त हो जाता है। तो हमने इसका सारांश देख लिया। अगले में हम लोग प्रश्नोत्तर, इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।